हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इससे पहले मैंने आपको 12th क्लास की हिस्ट्री की बुक का पहला चैप्टर ईट, मनके तथा अस्थिया, हड़प्पा सभ्यता, इसके 2 पार्ट ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। उम्मीद है कि आपने वो देखा होगा। आज इसका तीसरा पार्ट और लास्ट पार्ट बना रहा हूँ, जिसमें हमारा अगला टॉपिक है प्राचीन सत्ता, प्रसाद और शासक। मोहनजोदड़ो में मिले विशाल भवनों को प्रसाद की संज्ञा दी गई है, यानी कि मोहनजोदड़ो में जो विशाल भवन मिले, इमारतें मिली है और जो भी स्मारकें मिली है, उन सबको किसकी संज्ञा दी गई थी? प्रसाद की संज्ञा दी गई थी। और एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार मोहनजोदड़ो में एक दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली थी, उसे किसकी संज्ञा दी जाती थी? शासक की मूर्ति की संज्ञा दी जाती थी, यानी कि पुरोहित राजा की संज्ञा की मूर्ति दी जाती थी। और क्या कुछ पुरातत्वविद्या, हड़प्पा समाज में शासक नहीं है। कुछ पुरातत्वविदों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता में शासक नहीं थे, क्योंकि सबके भवन देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता ही एक ऐसी सभ्यता है जो दूसरी मेसोपोटामिया और अफ्रीकी सभ्यताओं से भिन्न थी। उसका एक मेन रीजन ये था कि हड़प्पा सभ्यता में भवन लगभग सभी के समान रूप से यानी कि डिजाइन किए गए थे, यानी कि आम लोगों और शासक वर्ग के जो भवन थे उनमें भिन्नता नहीं दिखती थी, उनमें समानता, काफी हद तक समानता देखी जा सकती थी। इसलिए कभी कभी पुरातत्वविदों को इस मत में की भिन्नता रही है कि क्या वहां पर शासक थे। अगर वहां पे शासक थे तो ये कैसे पॉसिबल है कि वहां शासकों के लिए भी सेम भवन बनाए गए थे? और कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि नहीं, वहां पर शासक नहीं थे, वहां पर शासक बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि वहां सबके भवन समान है। और कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि हाँ, वहां पर शासक थे। तो इस मत के लिए हमेशा से विवाद रहा है इनके बीच में। अब कि मैंने आपको ये बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता जो इतनी विशाल सभ्यता थी, जिसके साक्ष्य वर्तमान में बड़ी मात्रा में मिलते हैं, जिसकी नगर योजना एक वर्तमान सभ्यता को क्या एक निवेश प्रदान करती है, वर्तमान सभ्यता के लिए एक एक बड़ा निवेश और नगर योजना की जो दूसरे देशों से भी एक बड़ी विकसित सभ्यता के रूप में यानी कि प्रचलित थी, वो किस प्रकार से उसका अंत हो गया अचानक से, किस प्रकार वो खत्म हो गई अचानक से, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता का अंत केवल ऐसा अचानक से नहीं हो गया, तीव्र गति से नहीं हुआ, बल्कि उसको क्रमिक रूप से विकास चलता रहा और उसका एक समय पर अंत हो गया। हड़प्पा सभ्यता की में बाटो का प्रयोग किया जाता था, मोरो और मनको को मैंने आपको बताया था। पर धीरे धीरे क्या हुआ, इनका प्रचलन समाप्त होने लगा, जो किसकी उद्घोषणा करती है, जो किसका प्रतीक है कि हड़प्पा सभ्यता का धीरे धीरे अंत होता जा रहा है। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास होने लगा, यानी कि आवास निर्माण की एक जो वहां पर एक विशिष्ट प्रचलन था कि आवास के लिए एक नियोजित क्रम का यूज किया जाता था, नाले, सड़कें, इन सब के लिए पहले से मानचित्र बनाए जाते थे। परंतु वो धीरे धीरे आवास निर्माण था जो उसका ह्रास होने लगा था। अब आवास में उस प्रकार का क्रम नहीं देखा जा रहा था जो पहले था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का क्रमिक रूप से ह्रास होता जा रहा था। अब इसके कारण बताए जाते हैं बहुत सारे। इसके कोई एक कारण नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता का जैसे अंत हो गया, बाढ़ के कारण हो गया, या कोई जलवायु में परिवर्तन, नहीं, इसके काफी कारण बताए जाते हैं जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। पहला जो कारण बताया जाता है वो जलवायु परिवर्तन, यानी कि अचानक से जलवायु में परिवर्तन हुआ, अचानक से इतनी गर्मी आई या अचानक से इतनी बाढ़ आई, जिसके कारण क्या हुआ, एक जो विशाल सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता यानी कि उसका संपूर्ण विनाश हो गया। तो एक था जलवायु परिवर्तन। दूसरा वनों की कटाई। वनों की कटाई से क्या मतलब है, यानी कि एक बड़ी मात्रा में यानी कि लोगों द्वारा वनों को काट दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, वहां पर पारिस्थितिक असंतुलन हो गया। पारिस्थितिक असंतुलन के कारण क्या हुआ, पारिस्थितिक असंतुलन के कारण वहां पर जीवों का विकास भी खत्म हो गया, जिसके कारण लोगों को भी काफी समस्या हुई, जिसके कारण अंततः क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। कुछ लोग ये बताते हैं। और क्या अत्यधिक बाढ़। कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में एक दीवार थी, वो अंततः क्या हुई, वो टूटी पाई गई, जिसका उनका मानना है कि वो उम्मीद है कि पूर्णता किससे टूटी होगी, बाढ़ से ही टूटी होगी। इसलिए हड़प्पा सभ्यता जो अंत हुआ वो किसके कारण हुआ, बाढ़ के कारण हुआ। कुछ का मानना है कि नदियों का सूखना। हड़प्पा सभ्यता की जब खोज की जा रही थी तो उसमें अधिकतर नदियां क्या सूखी निकली। तो कुछ का मानना है कि वहां पर नदी यानी कि पानी की आपूर्ति अधिक समय पर नहीं हो पा रही थी, उचित मात्रा में नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। भूमि का अत्यधिक उपयोग, यानी कि हड़प्पा वासियों ने इतना अधिक मात्रा में भूमि का उपयोग कर दिया कि भूमि का शरण उत्पन्न हो गया, भूमि चरण हो गई, भूमि यानी कि उपयोग योग्य नहीं रह गई, जिसके कारण वो स्वयं ही उस क्षेत्र को छोड़कर कहीं और बस गए। क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं भूमि आजीविका का स्रोत होती है, कृषि कार्य के लिए वो बहुत बड़ा साधन होती है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी आजीविका का निर्वहन कर पाता है। परंतु जब हड़प्पा सभ्यता में भूमि निर्वहन योग्य नहीं रह गई, तो हो सकता है कि वो उस क्षेत्र को छोड़कर किसी और क्षेत्र में पलायन कर गए हो। कुछ लोग ये कारण बताते हैं। अब शहरों का पतन।
जैसे ही हड़प्पा सभ्यता का अंत होने लगा, शहरों का पतन भी होने लगा। अब क्या है, एक अगला टॉपिक जो हमारा रह रहा है वो है हड़प्पा सभ्यता की खोज। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर कनिंघम ने 19वीं शताब्दी में पुरातात्विक उत्खनन शुरू किया। यानी कि कनिंघम द्वारा पुरातात्विक उत्खनन शुरू किया गया था। कब? 19वीं शताब्दी में। अब क्या था, चीनी बौद्ध यात्रियों, जो दूसरे विदेशी यात्रियों के जो जो विवरण छोड़े जाते हैं एक देश में, वो कहीं ना कहीं एक देश की यात्रा में के दौरान जो विवरण छोड़े जाते हैं वो कहीं ना कहीं उस देश के बारे में जानने के एक मुख्य स्रोत होते हैं। तो ऐसे ही खासकर चीनी जो बौद्ध यात्री थे, फाइयान हो गया, इत्सिंग हो गए, ये जो चीनी बौद्ध यात्री थे, इनके द्वारा जो जो विवरण भारत के बारे में छोड़े गए, उनसे क्या हुआ, भारत के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिली हमें। वृत्तांतों का प्रयोग किया गया है, उनसे जो भी वृत्तांत प्राप्त हुए, उनके द्वारा जो भी अभिलेख छोड़े गए, उससे क्या हुआ, हमें उस समय के बारे में जानकारी मिली है। अभिलेखों का संग्रहण किया, यानी कि कनिंघम द्वारा विभिन्न अभिलेखों का संग्रहण किया गया, जिसके माध्यम से उन्हें एक जगह पर इकट्ठा किया जा सके। उनके द्वारा प्रलेखन किया गया और फिर जो भी दूसरी भाषा में उनका अनुवाद भी किया गया, ताकि उनका दूसरे यूरोपीय देशों में भी यूज किया जा सके। अब क्या था, 20वीं शताब्दी दयाराम सानी द्वारा, जो कि पुरातत्वविद थे, ने हड़प्पा मोरों की खोज कर ली। यानी कि दयाराम सानी द्वारा यानी कि हड़प्पा मोरों की खोज कर ली गई, जिसके माध्यम से इसका विकास क्रम और अधिक बढ़ गया। हड़प्पा सभ्यता की मोर की जब खोज निकाला, तो पर हड़प्पा सभ्यता की जो मोर है उन्हें कभी भी पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए आज तक उसे अभी भी पढ़ा नहीं जा चुका है। इन्होंने खोज निकाला। फिर 1924 में क्या हुआ कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे जॉन मार्शल ने पूरे विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता की उद्घोषणा कर दी। लास्ट में क्या हुआ कि 1924 में जॉन मार्शल द्वारा पूरे विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता की उद्घोषणा कर दी। अब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।